हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानेंगे उज्जीवन फाइनेंशियल के बारे में। उज्जीवन फाइनेंशियल में आज अच्छी खासी मूवमेंट आई थी और उसके पीछे की वजह क्या है और ये मूवमेंट आगे भी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, इसके बारे में हम जानेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा डिटेल्स जान लेते हैं उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। तो इसके फाउंडर सुमित घोष है। ये फाउंडेड 28 दिसंबर 2004 को फाउंडेड है। इसकी सब्सिडरी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, तो दोनों एक दूसरे से लिंक है। ठीक है, और ये बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ भी अच्छे खासे 16,571 तक। ठीक है, और इसका अभी जो प्राइस चल रहा है 142 का, और प्राइस में किस तरीके का मूवमेंट आया ये भी हम सारी चीज़ें देखेंगे। एक बार इसका वेबसाइट भी विजिट कर लेते। तो ये है इसका वेबसाइट, उज्जीवन बिल्ड अ बेटर लाइफ। और यहाँ पर इसके प्रोग्रेसिव विद द विजन टू एम्पावर, और यहाँ पर थोड़े बहुत कंपनी के बारे में सारी डिटेल्स है। इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि सारी चीज़ें जानते बैठे, तो जस्ट हम इसका वेबसाइट देख लेंगे। और प्रोडक्ट की जानने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनका मेन बिजनेस यही है, फाइनेंस का है। और इसकी एक दूसरी भी सब्सिडरी कंपनी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये इसका लिंक डायरेक्ट दिया है कि हम वो वेबसाइट पे जा सकते हैं। तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो, एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत अच्छा है, और नॉर्मल जो सिटीज़न है उनके लिए भी और सीनियर सिटीज़न के लिए भी तो अच्छा खासा ये एफडी पे इंटरेस्ट देती है। और यहाँ पर और भी चीज़ें इसमें बेनिफिट है। तो कंपनी के पूरे डिटेल्स यहाँ पर अवेलेबल है, और दोनों एक दूसरे को लिंक होने की वजह से और दोनों का बिजनेस, क्योंकि उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज ये इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है और ये इसकी सब्सिडरी है। ठीक है, तो इसी के अंदर ये दोनों वर्क करते हैं फाइनेंस में। और अभी हम इसके शेयर का एनालाइज करते हैं कि शेयर कैसा है। यहाँ मनी कंट्रोल पे हम इसका शेयर का एनालाइज करने वाले हैं, और यहाँ पर एनएससी बीएससी दोनों पर ये लिस्टेड है शेयर। और 97 का इसने लो मारा था, 261 का इसने हाई मारा था एक साल के अंदर, और अभी प्राइस चल रहा है 141। तो फिलहाल ये 97 के लो से काफ़ी रिकवर हो चुका है, अच्छा खासा रिकवर हो चुका है। तो लोगों की उम्मीद जाग गई रहेगी जिन्होंने 261 से ये 97 होते हुए देखा है। तो फिलहाल ये शेयर मेरे पास भी होल्डिंग में है। ठीक है, तो ये शेयर काफ़ी गिरा था, फिलहाल अभी रिकवरी में चल रहा है, इसका रिकवरी हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर इसमें कुछ स्वॉट एनालाइज देखते हैं कि इसमें स्वॉट एनालाइज में क्या अच्छी है क्या बुरी बातें हैं। तो स्ट्रेंथ इसमें 2 है, वीकनेसेस 7 है, अपॉर्चुनिटी 4 है, थ्रेट 4 है। तो देखो, स्ट्रेंथ बहुत कम है कंपनी में, मतलब यहाँ पर राइजिंग नेट कैश फ्लो है और कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो कैश फ्लो अच्छा है, ये एक पॉजिटिव चीज़ है इसमें। और ऐसी और एक है, तो मतलब ऐसे 2 ओनली स्ट्रेंथ है इसमें, मतलब कैश फ्लो अच्छा है, कंपनी में कैश आ रहा है अच्छा खासा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए कैश अवेलेबल है इनके पास। वीकनेसेस 7 है। देखो, स्ट्रेंथ के आगे वीकनेसेस ज़्यादा है, और टॉप पे इसमें बताया कि हाई इंटरेस्ट पेमेंट कंपेयर टू अर्निंग कम है, इंटरेस्ट पेमेंट ज़्यादा करना पड़ रहा है इनको। तो ये एक ख़राब बात है कंपनी के लिए। ठीक है, और यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ 4 है। तो 4 अपॉर्चुनिटीज़ में ये सारे ट्रेडिंग के रिलेटेड है, ब्रेकआउट वगैरह, और जो भी ये चीज़ें होती है LTP, R1, तो रेजिस्टेंस, ये सारे ना जस्ट शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से देखा जाए तो इस चीज़ के लिए होती है। ठीक है, तो ये R1 यानी रेजिस्टेंस तोड़ रहा है। रेजिस्टेंस कब रहता है कि शेयर ऊपर जा रहा है, तो ठीक है, तो शेयर अभी ऊपर की तरफ दौड़ रहा है। तो ये छोटा मोटे दिन के या छोटे छोटे ही रेजिस्टेंस होते हैं। मैं आपको नीचे दिखा दूंगा कि वो रेजिस्टेंस क्या है। तो R1 तोड़ रहा है, फिर उसके बाद R2 R3 सारी चीज़ें ये तोड़ के आगे बढ़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर थ्रेट की बात करेंगे तो यहाँ पर रेजिग्नेशन ऑफ टॉप मैनेजमेंट, ये एक डर होता है कि टॉप मैनेजमेंट से रेजिग्नेशन आ रहा है, और इस वजह से ये कंपनी में थोड़ा डर रहता है कि यार कोई रेजिग्नेशन होने के बाद, देखो मेन चीज़ ये होती है कि कोई ना कोई नया बंदा आता है। तो मीशो के जो फाउंडर है उन्होंने ये कंपनी को ज्वाइन किया, तब से थोड़ा सा पॉजिटिव चीज़ हुई। नहीं तो ये शेयर, जब इनके पुराने CEO थे उन्होंने रिज़ाइन करने के बाद कंपनी का शेयर काफ़ी गिर गया था, और वो टाइम पे जिसके प्रॉफिट में शेयर चल रहे थे वो लॉस में चले गए। ठीक है, तो ऐसी कुछ ना कुछ ख़राब न्यूज़ की वजह से शेयर गिरता है, और
कौन सी चीज़ क्या रिएक्ट करेगी बोल नहीं सकते, ठीक है। तो फिलहाल फिर भी जो नए सीईओ है उनके बारे में लोगों को उनका बैकग्राउंड अच्छा है होने की वजह से, क्वालिफिकेशन अच्छा होने की वजह से वो शेयर में थोड़ी सी जान आ गई है और वो रिवर्स हो चुका है। तो यहाँ पर मार्केट कैपिटल देखो ओवरव्यू में, तो मार्केट कैपिटल इसका 1722 करोड़ का है। 1700 करोड़ की कंपनी है। डिविडेंड नहीं देती है कंपनी और डिलीवरी परसेंटेज 45% की डिलीवरी उठाई जा रही है। जो भी शेयर खरीद रहे वो 20 दिन के एवरेज के हिसाब से 45% डिलीवरी की है, ठीक है। फेस वैल्यू इसका 10 रुपये का है। पीबी इसका 0.60 आ रहा है। तो ये पीबी रेशियो हम ये इसका डेप्ट एंड इक्विटी के हिसाब से होता है। तो इसका डेप्ट देखेंगे, कर्जा कितना है, ऑलरेडी कर्जा ज़्यादा है तो ये 1 या 1 से ज़्यादा हो तो ये अच्छा होता है। ये 1 के नीचे जाए या नेगेटिव चीज़ें यहाँ पर दिखती है, ठीक है। और सेक्टर पी इसका 39 का है और इसका खुद का पी ऑलरेडी माइनस में होगा और ईपीएस भी माइनस में, क्योंकि ऑलरेडी शेयर ने लॉस ही करके दिया है, इस वजह से ये माइनस में चली गई है, ठीक है। ये दोनों भी चीज़ें तो इस वजह से, क्योंकि शेयर अगर ज़्यादा गिर जाता है तो ये दोनों चीज़ें माइनस में चली जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पर एडवांस चार्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर 1 साल का चार्ट देखो फ़िलहाल, तो 1 साल के अंदर ही इसका टॉप में बता देता हूँ कि ये कौन से कितने से गिरा है। तो यहाँ पर 261 यहाँ पर देख लो, इसने 13 जुलाई से ये शेयर बहुत ज़बरदस्त गिरते आया है। 13 जुलाई से ये 261 का शेयर लगभग 97 हो गया था। यहाँ पर कहीं तो इसने लो बनाया है, तो ये 97 का लो इसने दिखाया। तो यहाँ पर है फरवरी को बनाया इसने, 2-3 महीने पहले इसने ये लो बनाया। फिर से यहाँ से ये थोड़ा रिकवर हुआ, फिर यहाँ पर रिकवरी होने के बाद लगभग देखो इसने हाई 155 तक गया था, फिर वहाँ से डाउन आया। और मैक्स की बात करेंगे तो मैक्स में ये शेयर देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो फिलहाल ये शेयर स्टार्टिंग से ही ये नेगेटिव ही रेड में ही दिख रहा है। वहाँ से जैसे ये स्टार्ट हो रहा है 5 साल पहले, तो ये गिरता हुआ नज़र आया, फिर बढ़ा, फिर गिरा, फिर बढ़ा, फिर यहाँ पे ज़बरदस्त गिरावट आई, ठीक है। तो इसका ये 5 साल पुराना हाई भी इसका लगभग 400 450 का शेयर था। ये देख लो 450 के शेयर की क्या हालत हो गई है। और यहाँ पर भी इसका जो हाई था 415 का था फरवरी 2020 में। तो ये शेयर ने बहुत अप एंड डाउन दिखाए हैं इन्वेस्टर्स को, ठीक है। और यहाँ पर मैक्स की बात करेंगे तो मैक्स में भी ये शेयर देखो, ये लगभग 2016 से कंपनी मार्केट में लिस्टेड है और वहाँ से इसने देखो स्टार्टिंग में 216 से ये शेयर का बन गया था 547। देखो मार्केट में जैसे ही ये शेयर आया, शेयर मार्केट में आईपीओ के थ्रू आते हैं शेयर्स, उसके बाद देखो ये शेयर बहुत तगड़े रिटर्न दिए इसने। 200 का शेयर 500 हो गया, 550 हो गया, मतलब डबल का रिटर्न दिया इसने। फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा गिरते गया, गिरते गिरते थोड़ा करेक्ट हुआ। देखो कोई भी शेयर बढ़ता है तो करेक्शन मोड आता ही है, क्योंकि इन्वेस्टर वहाँ पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेना चालू करते हैं या बेच देते हैं, फंडामेंटल देख के, बाकी सारी चीज़ें देख के और कहीं और शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक गिरना चालू हुआ शेयर, फिर गिरते गिरते थोड़ा बहुत बैलेंस रहा 2020 तक, ठीक है। लेकिन फिर भी 500 से काफ़ी गिर गया था, 100 रुपये तो करेक्ट हुआ, उसके बाद और गिरा, ठीक है। 2020 जब ये कोविड के बाद तो और गिरा, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत कवर होके फिर तो बाद में ज़्यादा ही गिर गया, क्योंकि मैनेजमेंट से कोई बड़े रिज़ाइन हो जाते हैं, सीईओ वगैरह रिज़ाइन हो जाता है, तो कंपनी का हाल बुरा हो जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि ये जो मैनेजमेंट में लोग हैं वो छोड़े ना, टॉप में से कोई भी छोड़ते हैं तो वो नेगेटिव माना जाता है और इस वजह से मार्केट रिएक्ट करता है और शेयर डाउन हो जाता है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर नेगेटिव मोमेंट था, तो अभी थोड़ा सा पॉजिटिव आते हुए नज़र आ रहा है। और यहाँ पर नीचे हम देखेंगे, ये देखो ये रेजिस्टेंस की बात कर रहा था, ये 138 का रेजिस्टेंस तोड़ दिया, फिर 143 का रेजिस्टेंस तोड़ेगा, फिर 140, ये सारे रेजिस्टेंस ये ऊपर के लेवल है। जो शेयर ऊपर की तरफ जाता है तो ये रेजिस्टेंस तोड़ते हुए जाता है। तो ये क्लासिक का जो ये रेजिस्टेंस है या फिबोनाची या ये सारे जो ये ट्रेडिंग के लिए है, जो ट्रेड करते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेड करके 1-2 रुपया 3 रुपये के हिसाब से चलते हैं कि 3-4% या 2-3% के लिए जो ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए ये ठीक है।
ठीक है। तो फिलहाल ये लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म करने वाले के लिए कोई मतलब का नहीं होता। ठीक है। 1 वीक का यहाँ पर देखेंगे तो 1 वीक में इसने ½ का लॉस दिया है, माइनस है। यहाँ पर 1 महीने का देखो तो 8% का इसने प्रॉफिट दिया है, अच्छी बात है। 3 महीने वाले को इसने 4% का प्रॉफिट दिखाया है। और YTD यानी जनवरी से अभी तक जिसने इन्वेस्ट करके रखा है उनको 7-7.5% का प्रॉफिट नज़र आ रहा होगा। 1 साल से जो इन्वेस्टेड है उनको 30% का लॉस नज़र आ रहा होगा। 3 साल से जो इन्वेस्टेड है उनको 56% का लॉस नज़र आ रहा होगा। ठीक है। तो लॉन्ग टर्म वाले को थोड़ा लॉस नज़र आ रहा है क्योंकि ऑलरेडी शेयर का भाव काफ़ी ज़्यादा था वो टाइम पे और शेयर बहुत काफ़ी गिरा हुआ है। ठीक है। यहाँ पर सेंसेक्स जो टैंक 4000 ये 20 अप्रैल 2022 का ये न्यूज़ है। ठीक है। तो उसके अंदर ये भी शेयर ज़्यादा गिरा था, इस वजह से इसका भी नाम है क्योंकि ऑलरेडी ये वो टाइम पे काफ़ी गिर गया था, करेक्ट भी हुआ था। ठीक है। सेंसेक्स ही अगर 4000 पॉइंट्स होते हैं तो ये इसका तो हाल बुरा ही होगा। ठीक है। और यहाँ पर 80% बाय का रिकमेंडेशन है यहाँ की जो जनता है, तो ये 80% लोग बोल रहे हैं इसको बाय करके चल सकते हो। ठीक है। और यहाँ पर इनसाइडर ट्रांजैक्शन देखेंगे तो ये सारी इनसाइडर ट्रांजैक्शन होते हैं कि जो भी यहाँ पर इसके अंदर बड़े लोग होते हैं, ट्रस्टी वगैरह है, डेजिग्नेटेड पर्सन और ट्रस्ट, ये इन्होंने बाइंग सेलिंग किया है उसके ट्रांजैक्शन होते हैं। ठीक है। और यहाँ पर फाइनेंशियल देखेंगे तो फाइनेंशियल ओवरव्यू में रिवेन्यू देखो तो रिवेन्यू बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। देखो 2021 तक तो रिवेन्यू का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेल्स का कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा है। बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट में थोड़ी गिरावट है, इस वजह से ये प्रॉब्लम है। तो 207 से डायरेक्ट 25 करोड़ हुआ नेट प्रॉफिट, फिर 150 करोड़ हुआ, फिर 298 करोड़, फिर डायरेक्ट 239 करोड़ का लॉस। तो लॉस कैसे हुआ ये भी हम डिटेल में ये इसके चीज़ें जानेंगे, फाइनेंशियल जानेंगे। आगे मैं आपको वो भी डिटेल में दे दूंगा ताकि आपको कोई टेंशन ही ना रहे कि कंपनी में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है। और यहाँ पर शेयर होल्डिंग की बात करेंगे तो देखो शेयर होल्डिंग में अच्छा खासा यहाँ पर फॉरेन के इन्वेस्टर का स्टेक है, होल्डिंग है, तो आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं। फॉरेनर इस पे विश्वास कर रहे हैं ये बैंक पे, ये कंपनी पे, तो आपको क्यों नहीं करना चाहिए, वो तो बाहर के लोग हैं। ठीक है। तो आपको बिल्कुल इस पे ट्रस्ट करके चल सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच लो क्योंकि ये लोग लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये कंपनीज़ में आते हैं। ठीक है। तो काफ़ी इनका इन्वेस्टमेंट है और ये मार्च का ही डेटा है। देखो ये मार्च 2022 में ये काफ़ी इन्वेस्टमेंट है इनका। और DIs देखो डोमेस्टिक इन्वेस्टर का 12 है, मतलब जो इंडिया के इन्वेस्टर है उनका 12% है। और यहाँ पर बचा कुचा पब्लिक का है, तो पब्लिक ने भी बहुत तगड़ा लिया है, यानी प्रमोटर के पास कुछ भी नहीं रहा। जो प्रमोटर होते हैं बिना प्रमोटर का यहाँ पर सभी के पास शेयर है, तो इस वजह से। लेकिन कोई बात नहीं होती, बड़ी बड़ी कंपनीज जो ITC वगैरह भी है तो बिना प्रमोटर की होती है। तो बहुत सारी कंपनियां होती है जिनमें प्रमोटर नहीं होते लेकिन फिर भी वो कंपनी चलती है क्योंकि उनका मैनेजमेंट पे होता है, क्योंकि शेयर होल्डिंग अच्छा खासा मैनेजमेंट ऑलरेडी सेटअप होता है, उस वजह से कोई डर नहीं होता है क्योंकि ये पब्लिक कंपनी है। मेन चीज़ है पब्लिक की कंपनी होने के बाद प्रॉपरली सही से बंदे लोग आते हैं यहाँ पर, आपको प्रमोटर या वगैरह कोई यहाँ पर नज़र नहीं आएगा। ठीक है। या तो पब्लिक ही ऑनर है और ये जो इन्वेस्टर ही इसके ऑनर है। ठीक है। तो और यहाँ पर म्यूचुअल फंड का देखो तो 3 म्यूचुअल फंड है इसके अंदर, बाकी बचे कुचे सब बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है इंडिया के। ठीक है। और ये मार्च का डेटा है। तो फिलहाल बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर फाइनेंशियल और सभी चीज़ें ये शेयर के बारे में अच्छी नज़र आ रही है। ठीक है। तो जस्ट इसके थोड़े बहुत फाइनेंशियल डिटेल्स में देखते हैं कि कहाँ गड़बड़ी है इसके फाइनेंशियल में, क्योंकि सेल्स तो अच्छा है लेकिन प्रॉफिट क्यों नहीं दिखा, तो ये हम आगे फाइनेंशियल्स में देखते हैं। तो दोस्तों स्क्रीनर पे हम यहाँ पर इसके फाइनेंशियल देखने वाले हैं और यहाँ पर डिटेल्स अच्छे से बताई होती है। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें प्रॉज एंड कॉन्स देखेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें देखेंगे इसमें क्या है। तो ये स्टॉक जो ट्रेडिंग हो रहा है 0.68 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, तो अच्छे खासे भाव पे ट्रेड हो रहा है, एक ही चीज़ पॉजिटिव है। ठीक है। और बुक वैल्यू के हिसाब से, और
कॉन्स में इसके नेगेटिव चीज़ें है कि कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशो, यानी कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज यानी कंपनी पे लोन ज़्यादा होता है तो ये पॉइंट आएगा ही आएगा, क्योंकि कंपनी पे लोन ज़्यादा है और कंपनी का सेल कम है या प्रॉफिटेबिलिटी ख़राब है, तो ये चीज़ें वो टाइम पे पॉइंट आएगा कि कंपनी पर लो इंटरेस्ट कवरेज रेशो है, यानी कंपनी आगे जाके इंटरेस्ट चुका पाएगी या नहीं, ये चीज़ यहाँ पर डाउट होता है, तभी ये पॉइंट यहाँ पर आपको नज़र आएगा। और कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 3.33% फॉर लास्ट 3 ईयर्स, तो रिटर्न ऑन इक्विटी यानी इनका जो इक्विटी है उस पर रिटर्न्स बहुत कम जनरेट कर रही है कंपनी, इस वजह से इसका जो है वो नेगेटिव में आ रहा है पॉइंट, ठीक है। और ये फ़िलहाल 8वें नंबर पे है ये बैंक में मार्केट कैपिटल के हिसाब से, ठीक है। और बाकी सभी बैंक ज़्यादा मार्केट कैपिटल है। और यहाँ पर देखो डिविडेंड कुछ भी नहीं देती, बाकी सब थोड़ा बहुत तो डिविडेंड देती है। और यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करेंगे तो मार्च 2019 से इसका सेल्स देखो, सेल्स में थोड़ा बहुत बढ़त आ रही थी, कंटिन्यूस 569 से थोड़ा बढ़ते गया सेल्स, फिर थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन फ़िलहाल मार्च 2019 से अभी भी सेल्स में ग्रोथ ही है, डाउन तो एकदम नज़र नहीं आ रहा है, तो सेल्स बहुत अच्छा है। तो गड़बड़ कहाँ पर है, तो एक्सपेंसेस भी देखो 313, 380 और वही रेंज में यहाँ पर एक्सपेंसेस बढ़ गए दिसंबर 2020 में, ये एक चीज़ ख़राब हो गई, ठीक है। और यहाँ पर उसके बाद एक्सपेंसेस कंट्रोल में रहे और यहाँ पर भी एक्सपेंसेस थोड़े बढ़ते हुए नज़र आ रहे, और इसी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हो गया। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में देखो 256 करोड़ का प्रॉफिट बच रहा था, यानी 45% का प्रॉफिट 2019 में कंपनी कर रही थी ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फिर 40%, फिर 56%, 55%, 54%, 50%, 52, यहाँ पर माइनस में चले गया 2020 में, क्योंकि एक्सपेंसेस बढ़ गए। एक चीज़ होती है, हमेशा एक्सपेंसेस पे कंट्रोल रहेगा तो ही प्रॉफिट होगा। और यहाँ पर देखो मार्च 2021 में 61% अच्छा खासा प्रॉफिट किया इसने मार्च 2021 में, फिर उसके बाद थोड़ा प्रॉफिट पूरा घट गया जून 2021 में, और फिर 29% ये सितंबर 2021 में आया, फिर उसके बाद तो और भी ख़राब हो गया जब ये दिसंबर के रिजल्ट्स आए, उसमें 4% का ही प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर इनको मिला। और अदर इनकम पे मोस्ट ऑफ डिपेंड नहीं होना चाहिए, फिर भी अदर इनकम ये कंपनी को थोड़ा बहुत हो रहा था। फिलहाल अभी दिसंबर के क्वार्टर में इसको 24 करोड़ का अदर इनकम मिल रहा था। और इंटरेस्ट देखो 216 करोड़ ये क्वार्टर में इसने मार्च 2019 में पे किया है इंटरेस्ट। उसके बाद यहाँ पर देखो इंटरेस्ट थोड़ा बहुत कम हुआ, फिर ज़्यादा हुआ, फिर कम हुआ, फिर बढ़ते गया इंटरेस्ट, यानी ब्याज ये ज़्यादा चुकाने लगी। फिर उसके बाद एक ही रेंज में है, यहाँ पर 261 करोड़ का अभी फ़िलहाल ये दिसंबर में इसने ब्याज चुकाया है, ब्याज दिया है। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखो मार्च 2019 में लगभग 43 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, उसके बाद प्रॉफिट बढ़ते हुए नज़र आया, फिर स्टार्टिंग में थोड़ा बढ़ा, फिर कम हुआ, फिर बढ़ा, फिर कम हुआ, फिर बढ़ा थोड़ा सा, फिर उसके बाद और प्रॉफिट बढ़ गया, फिर उसके बाद देखो पूरा माइनस में प्रॉफिट गया ओनली एक्सपेंसेस की वजह से। फिर वहाँ से फिर प्रॉफिट बढ़ा, फिर कम हुआ यानी लॉस हुआ, फिर लॉस मतलब कंटिन्यूस 3 क्वार्टर इसने लॉस किया, जून, सितंबर और दिसंबर, और फिलहाल अभी का भी क्वार्टर नेगेटिव ही आने की आशंका है, चांसेस है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे यहाँ पर, तो 2017 से इसका प्रॉफिट एंड लॉस का डेटा यहाँ पर शो कर रहा है। और सेल्स देखो 2017 से किस तरीके का है, लगभग 1400 करोड़ का स्टार्टिंग में सेल कर रही थी 2017 में, फिर 1500 करोड़, फिर 1900 करोड़, फिर 2800, फिर 3072 करोड़, फिर अभी जो है 2861 करोड़, यानी मार्च का यहाँ पर ऐड हुआ नहीं है सेल्स, तो इस वजह से ये 2800 तक है। फिलहाल ये इससे भी पार हो जाएगा, क्योंकि सेल्स तो अच्छा कर रही है कंपनी, सिर्फ एक्सपेंसेस थोड़े कंट्रोल में नहीं है। तो 521 करोड़ फिर ये एक्सपेंस है 2017 का, फिर 857 करोड़, फिर 1022 करोड़, 1273 करोड़, और फिर 2200 करोड़ का देखो मार्च में इन्होंने एक्सपेंस किया है, फिर 2000 करोड़ का एक्सपेंस है। तो फिलहाल ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 2017 में अच्छा था,
63%, फिर 43, फिर 48%, फिर 56। यहाँ पर 2020 में भी अच्छा था मार्च के, फिर 28%, फिर 29% का यह भी करंटली चल रहा है। अदर इनकम भी देखो 5 करोड़ कर रही थी 2017 में, अभी यहाँ पर अदर इनकम 71 करोड़ का है। इंटरेस्ट 543 करोड़ का इंटरेस्ट पे कर रही थी, फिर उसके बाद वो इंटरेस्ट बढ़ते गया, बैच ज़्यादा होने लगा, फिर उसके बाद अभी देखो बैच 1064 करोड़ का बैच चुका रही है कंपनी। और नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट देखो कंपनी का 208 करोड़ का ये 2017 में है, और फिर 26 करोड़, फिर 150 करोड़। देखो डायरेक्ट घटा, फिर कभी बढ़ता है, फिर कभी बढ़ जाता है, और फिर यहाँ से डायरेक्ट माइनस में चला जाता है। तो ये सारे इंटरेस्ट पेमेंट की वजह से भी होता है और एक्सपेंसेस की वजह से भी इनका लॉस यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो मेन चीज़ है कि इनको बैच ज़्यादा चुकाना पड़ रहा है, इस वजह से ये प्रॉब्लम है। तो फिलहाल कंपनी का लगभग 2 क्वार्टर यहाँ पर या 2 साल यहाँ पर नेगेटिव नज़र आ रहा है, यानी 2021 और 2022 भी, ठीक है। तो फिलहाल अभी 221 का चल रहा है लॉस, और यहाँ पर और भी मार्च के डेटा ऐड होना बाकी है। तो जब तक ये यहाँ पर सेल बताया है, मतलब जब भी तक ये हुआ है तब तक का ये यहाँ पर डेटा है, उसके बाद ये मार्च का ऐड हो जाएगा, मार्च मंथ का, तो यहाँ पर कंप्लीट दिखा देगा कि लॉस कितना है, ठीक है। या फिर थोड़ा बहुत चेंजेस भी हो सकता है, शायद प्रॉफिट भी हो सकता है, ठीक है। तो फिलहाल आगे यहाँ पर देखेंगे इसके बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में इस सबसे इम्पोर्टेंट मैं यही समझता हूँ कि लोन कितना है कंपनी पे, कर्जा कितना है। तो 6392 करोड़ का, 6392 करोड़ 2017 में ये लोन था, इन पर बोरोविंग था, और बैंक को बोरोविंग करना ही पड़ता है तभी तो वो दूसरे को लोन दे सकती है, ठीक है। और बीच का इंटरेस्ट जो भी है उसकी वो वही कमाई होती है। और मार्च 2018 में 7,600 करोड़ का इनका बोरोविंग था, फिर 11,800 करोड़ का बोरोविंग, कर्जा इन्होंने 11,000, देखो कितना बढ़ते जा रहा है, 15,000 करोड़ का, फिर 17,800 करोड़ तक, फिर 16,800 करोड़, फिर 16,169, यानी 16,169 करोड़ का इतना इनके पास बोरोविंग फ़िलहाल सितंबर तक था। फ़िलहाल अभी कितना कम होता है ये आगे के डेटा अगर आएंगे तो हमको और इजीली पता चल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर प्रमोटर्स के भी डेटा हम नीचे देखेंगे तो यहाँ पर देखो प्रमोटर्स है ही नहीं इसमें, FIS, DIS और पब्लिक है। पहले FIS के पास बहुत कम थे शेयर्स, तो देखो FIS शेयर्स में बढ़त करते जा रहे, अभी 28% इनकी होल्डिंग है, और DIS थोड़ा कम करते जा रहे, DIS बेचते गए, ठीक है। और पब्लिक यहाँ पर ऐड करती गई, पब्लिक भी खरीदती गई, तो पब्लिक थोड़ा सा कम हुई है, लेकिन फ़िलहाल पब्लिक के पास भी अच्छी खासी इसकी होल्डिंग है, और मेरे पास भी होल्डिंग में है, इसीलिए मैं ये शेयर के बारे में बताता हूँ। और नॉर्मली यही चीज़ होती है कि मैं जो भी मेरे पोर्टफोलियो के शेयर है उसी के बारे में बात करता हूँ, क्योंकि अगर मैं प्रॉफिट करूँगा तो ज़रूर आप भी प्रॉफिट करोगे। और शेयर मार्केट में आँख बंद करके नहीं चलता है, बहुत सारे चैनल पे यही बोलते हैं आँख बंद करके किसी भी शेयर में पैसा लगाने बोल देते हो, सारा चीज़ें बेच बाच के करने बोलते हैं, लेकिन मैंने हर एक वीडियो में कहा है कि किसी भी शेयर को आँख बंद करके नहीं भरोसा करना चाहिए। आज कोई भी शेयर का कुछ भी हो सकता है, कितना ही बुरा हाल हो सकता है, येस बैंक भी बन सकता है, जेट एयरवेज बन सकता है, DHFL बन सकता है, ऐसी बहुत सारी कंपनी बहुत टाइम पे बहुत अच्छी होती है, हाँ, उसके बाद उसका बुरा हाल होता है। तो फिलहाल ये बैंकिंग सेक्टर की है, तो बैंकिंग में थोड़ा रेगुलेशन होता है, उसमें थोड़ा बहुत कंट्रोल होता है, ठीक है। RBI का कंट्रोल होता है, इस वजह से थोड़ा आप बच के चल सकते हो, लेकिन फ़िलहाल कंपनी का सेल्स अच्छा है, इस वजह से आप उस पर कंपनी पे भरोसा कर सकते हो। मेन चीज़ होती है वो उनका कोई पैसा डुबा देता है, बैंकों का पैसा डूब जाता है, तो मेन वहाँ पर उनका सबसे ज़्यादा लॉस होता है। तो फिलहाल हर एक जन अपने अपने रिस्क पे ही इन्वेस्ट किया करना चाहिए, किसी के बातों पे आके इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। फ़िलहाल मैं इसके बारे में इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये मेरे पोर्टफोलियो का शेयर है, और मैं हर एक शेयर में प्रॉफिट करके दिखाता हूँ, चाहे वो कितना भी परसेंटेज गिर जाए या कितना भी परसेंटेज हो कम हो जाए, मैं उसमें से प्रॉफिट लेके ही रहता हूँ, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली बाई करता हूँ जब शेयर गिरता है, और मेरी यही स्ट्रैटेजी होती है, मैं स्विंग करते रहता हूँ और उसी से मैं प्रॉफिट
करते रहता हूँ और ऑलरेडी मैं प्रॉफिटेबल ही हूँ। मैंने 98% भी शेयर गिरने के बाद भी उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट किया है और वो शेयर मेरे लॉन्ग टर्म के शेयर हुआ करते थे और लॉन्ग टर्म के शेयर को मैंने कम्प्लीटली उसको रिवर्स एकदम करके उसमें प्रॉफिट लेके ही बताया। अभी ओनली स्विंग करता हूँ, स्विंग से मुझे पता है कि आज नहीं तो कल शेयर में कुछ भी ख़राब न्यूज़ आने के बाद वो शेयर गिरेगा और हमको उसमें से प्रॉफिट किस तरीके से निकालना है वही स्ट्रैटेजी से मैं निकालता हूँ। और मैंने हमेशा सभी मेरे व्यूअर्स को, जो भी सब्सक्राइबर्स है, व्यूअर्स है, उनको यही कहा है कि किसी पर भी ब्लाइंड भरोसा करके ये चीज़ें ना करें, क्योंकि मेरे कुछ व्यूअर्स बताते हैं कि यूट्यूब के वजह से, मीडिया के वजह से मैंने कोई शेयर्स इतने दबा के लिए 8 लाख, 10 लाख, 20 लाख के शेयर ले लेते हैं और वो शेयर्स बाद में 70-80% गिर जाते हैं। तो वो समझ लो 50% भी गिर जाता है तो तभी भी आपका बहुत बड़ा लॉस होता है, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट ही दबा के की है और अंधाधुंध इन्वेस्टमेंट की आँख बंद करके किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल इसीलिए मैं अपने पोर्टफोलियो में कभी भी जो भी शेयर है वही बताता हूँ और कोई भी शेयर को पूरा एनालाइज करके बताता हूँ, क्योंकि आपको कम्प्लीटली आपको पता चले, आपको भरोसा हो तभी आप शेयर में इन्वेस्ट करो। अगर आपको थोड़ा भी डर लगता है कि ये शेयर थोड़ा रिस्की लगता है, देखो रिस्क है वहाँ पर ही प्रॉफिट है। अगर आपको लगता है लेकिन भरोसा ही नहीं हो रहा है ये शेयर पे, तो आप बिल्कुल वैसे शेयर से दूर रहा करो, क्योंकि आपको नहीं कॉन्फिडेंस है तो आप नहीं आगे सर्वाइव कर सकते, क्योंकि आपको हमेशा डर रहेगा। अगर आप किसी शेयर में कॉन्फिडेंस हो तो आपको अच्छे से नींद भी आएगी और आप अच्छे आगे जाके उसमें कमा भी लोगे। ठीक है, नहीं तो डर रहेगा तो आपको नींद भी नहीं आएगी प्रॉपरली। तो फिलहाल ऐसे ही शेयर मेरे जो चैनल पे मैं बताता हूँ, फिलहाल मुझे तो अच्छी खासी नींद आती है, क्योंकि मुझे भरोसा है कंपनी कितनी भी नीचे भी चले जाए मैं उसमें ख़रीद के फिर से रिटर्न आऊँगा। देखो कंपनी ने 97 के लो से ये ऊपर आ गई, 96 के लो से इतना फिर से रिटर्न आ सकती है और फिलहाल अभी 140 या 150 तक भी गई थी ये कंपनी। तो फिलहाल अच्छा खासा इसने रिवर्स दिया है फिलहाल। और जो भी जब ये गिरते गया है मैंने तो कम्प्लीटली इसको उठाया है, जितने ज़्यादा शेयर होते उतने लेते गया हूँ। तो फिलहाल मैं इसके बारे में पॉजिटिव हूँ और आपके ऊपर है कि आपको ये शेयर में ख़रीदना है नहीं ख़रीदना है। ठीक है, फिलहाल जो भी इन्वेस्टेड है उनके लिए तो यही सजेशन रहेगा कि होल्ड कर सकते हो, और जो नए इन्वेस्टर है वो अपने अपने रिस्क पे ये शेयर में एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, बाय बाय। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।